हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी क्रॉप इम्प्रूवमेंट की कि इम्प्रूवमेंट की सबसे पहले तो हमने देखा था कि इम्प्रूवमेंट किया कैसे जाता है। बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं किसी भी क्रॉप प्लांट की उसको समझना ज़रूरी है इससे पहले कि हम उन्हें कल्टीवेट करें। इसके बाद में जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं फार्मर्स, उन एक्टिविटीज़ को हमने 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया था। फर्स्ट जो कैटेगरी थी वो है क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, जिसको आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सो वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, मैं हूँ विभूति खरे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट के साथ। सबसे पहले तो दिस अप्रोच डिपेंड्स ऑन फाइंडिंग अ क्रॉप वैरायटी दैट कैन गिव अ गुड ईल्ड। जो क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट है उसका अप्रोच क्या है? अप्रोच ये है कि एक ऐसी क्रॉप वैरायटी फाइंड करना जो कि एक अच्छी ईल्ड दे सके। अच्छी ईल्ड क्यों चाहिए है? क्योंकि भैया पॉपुलेशन की डिमांड को फुलफिल करना है। जब भी हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं हमेशा दिमाग में आप अपने एम याद रखिएगा कि क्रॉप इम्प्रूवमेंट का क्या है। इम्प्रूवमेंट का एम कि जो पब्लिक से, जो पॉपुलेशन से डिमांड आ रही है उसको फुलफिल करना है। तो क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट की भी अप्रोच क्या है? क्रॉप की एक ऐसी वैरायटी फाइंड आउट करना जो कि एक अच्छी ईल्ड दे सके। अच्छी ईल्ड होगी मतलब क्या? पॉपुलेशन की डिमांड फुलफिल होगी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, वैराइटीज और स्ट्रेन्स ऑफ क्रॉप्स कैन बी सिलेक्टेड बाय ब्रीडिंग फॉर वेरियस यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज। अब देखो सवाल ये उठता है कि वैरायटी को हम इम्प्रूव करें कैसे। एग्जाम्पल हम लेते हैं, कोई एक प्लांट है, ठीक है, अब वो टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर पा रहा, यानी कि हाई टेम्परेचर को वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा। एग्जाम्पल हम लेते हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस तक ये प्लांट टेम्परेचर टॉलरेट करता है। वहीं अगर टेम्परेचर हो गया 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो भाई ये प्लांट उस टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर पा रहा है। अब ये तो मुसीबत हो गई कि हमने इतना सारा इस प्लांट की, इस क्रॉप प्लांट की कल्टीवेशन कर रखा है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, क्योंकि हमें पता है कि टेम्परेचर काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल होता है ना, हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जा रहा है, कभी बहुत कम जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि ठंड के टाइम पे भी अचानक से गर्मी बहुत बढ़ जाती है, टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, तो हमें लगता है कि अरे अब तो लगता है कि गर्मी का मौसम आ रहा है ना। मिड फरवरी और मार्च के मंथ्स में ये हमें यूजुअली देखने को मिलता है। अब टेम्परेचर क्या है? एक अनप्रिडिक्टेबल क्वांटिटी है, तो क्या होगा? हम टेम्परेचर को तो कंट्रोल कर नहीं सकते हैं और ना ही हमें पता होने वाला है कि आगे जाकर के टेम्परेचर क्या होने वाला है। हमने क्या किया, बेसिक रिक्वायरमेंट पता कर ली थी प्लांट की और इसके बाद में हमने उस क्रॉप की, उसके बाद में हमने कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया था। अब क्या हुआ? अचानक से टेम्परेचर बढ़ने लगा। अब क्या हुआ? इस क्रॉप प्लांट ने उस टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं किया और फिर होने लगा क्या? प्रोडक्शन कम होने लगा। ये हो गई मुसीबत। अब क्या होगा? फार्मर्स अब ऐसी वैरायटी चाहेंगे इस क्रॉप की जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस होते हैं, अगर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच भी गया तो भी जो प्लांट क्रॉप है, जो क्रॉप प्लांट है, वो उस टेम्परेचर को टॉलरेट कर जाए। मतलब कि थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस, 5 डिग्री अगर ऊपर टेम्परेचर जा रहा है, 5 डिग्री अगर नीचे जा रहा है, तो उस टेम्परेचर फ्लक्चुएशन को क्रॉप प्लांट टॉलरेट कर जाए। उनको अब ऐसी वैरायटी चाहिए है ना। तो ये क्या हुआ? फार्मर्स को चाहिए है एक टेम्परेचर रेजिस्टेंस या टेम्परेचर टॉलरेट करने वाली वैरायटी। इसीलिए वैरायटी को इम्प्रूव किया जाता है। कौन कौन से डिजायरेबल ट्रेड्स के लिए, फैक्टर्स के लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए क्रॉप वैरायटी को इम्प्रूव किया जाता है? तो सबसे पहले हमने बोला डिसीज रेजिस्टेंस। सही बात है, अगर प्लांट में जल्दी जल्दी डिसीज होने लगेंगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा कैसे होगा, कैसे ज़्यादा ईल्ड होगी और कैसे हमारी पॉपुलेशन की डिमांड फुलफिल होगी। तो इसलिए क्या बोला जाता है, एक ऐसी वैरायटी चूज करो जो कि बहुत जल्दी जल्दी बीमार ना पड़े, डिसीज रेजिस्टेंट हो। प्लस बहुत ज़्यादा पैसे भी इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। अगर किसी क्रॉप में किसी भी तरह का इन्फेक्शन या डिसीज देखने को मिलता है ना, तो वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है, प्लस हम बोल रहे हैं कि प्रोडक्शन भी कम हो रहा है, तो ये तो लॉस में चले जाएंगे ना सभी फार्मर्स। इसलिए डिसीज रेजिस्टेंट वैरायटी चाहिए है। नेक्स्ट क्या है? रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर्स।
अब हमें पता है कि फर्टिलाइजर्स का काम क्या होता है, ग्रोथ को एनहेंस करना। जो भी न्यूट्रिएंट्स क्रॉप प्लांट को चाहिए है, अगर उसको सॉइल से नहीं मिल पा रहे हैं प्रॉपर क्वांटिटी में, तो फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, वो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स भी क्रॉप प्लांट को जाकर के दे देते हैं। फर्टिलाइजर्स ने तो अपना काम कर दिया है ना, ग्रोथ को एनहेंस करा, कैसे करा, ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करके। लेकिन क्या हो कि क्रॉप प्लांट उन न्यूट्रिएंट्स को जो फर्टिलाइजर्स दे रहा है उसके लिए रिस्पॉन्स ही ना करें। फर्टिलाइजर्स भैया आपने, फार्मर्स ने डाल करके फर्टिलाइजर्स डाल करके अपना काम खत्म कर लिया कि हाँ फर्टिलाइजर्स क्यों डाले जाते हैं, ग्रोथ को एनहेंस करने के लिए। फर्टिलाइजर भी वहां पे जाकर के न्यूट्रिएंट्स उसने दे दिया, लेकिन क्या हो कि अगर क्रॉप प्लांट उन न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब ही ना कर रहा हो, रिस्पॉन्ड ही ना कर रहा हो, है ना, तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा फर्टिलाइजर्स डालने का। तो हमको क्रॉप वेराइटी, एक ऐसी वेराइटी चाहिए क्रॉप प्लांट की जो कि प्रॉपरली फर्टिलाइजर्स को रिस्पॉन्ड कर सके कि हाँ भाई फार्मर्स ने फर्टिलाइजर्स डाले हैं तो उतने ही अच्छे से हमारी क्रॉप प्लांट भी उन फर्टिलाइजर्स को अब्जॉर्ब करे, जो न्यूट्रिएंट्स हमारे फर्टिलाइजर्स दे रहे हैं उनको अब्जॉर्ब करे और ग्रोथ उनकी एनहेंस हो। क्यों? क्योंकि हम फर्टिलाइजर्स डाल ही इसलिए रहे हैं क्योंकि ग्रोथ एनहेंस हो, प्रोडक्शन हो, अच्छी ईल्ड हो। क्या हो, जितना भी फर्टिलाइजर डाला है लेकिन क्रॉप प्लांट पे कोई असर नहीं, वो जिस स्पीड के साथ, जिस पेस के साथ ग्रो कर रहा था उसी स्पीड के साथ ग्रो कर रहा हो। तो ऐसी क्रॉप वैरायटी तो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए है जो कि फर्टिलाइजर्स पे रिस्पॉन्ड ही ना करता हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने जो भी आप क्रॉप प्लांट ग्रो कर रहे हो, कल्टीवेट कर रहे हो, उसकी क्वालिटी अगर अच्छी नहीं होगी तो क्या मतलब है ये सब चीज़ें करने का। कितनी भी वो डिसीज रेजिस्टेंट क्यों ना हो, कितने भी अच्छी तरह से वो फर्टिलाइजर्स को रिस्पॉन्ड ना कर रही हो, लेकिन अगर उसकी क्वालिटी ही अच्छी नहीं होगी तो क्या कंज्यूमर्स यानी कि ह्यूमन बींग्स उनको कंज्यूम करना चाहेंगे। कितने भी कम रेट्स पे क्यों ना वो हमें अवेलेबल हो, लेकिन फिर भी क्योंकि हमें पता है कि हमें अच्छी क्वालिटी का खाना खाना चाहिए, अच्छी जिसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है, उन सीरियल्स को, उन पल्सेस को हमें लेना चाहिए। क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो कंजम्पशन भी उनका हो जाएगा कम, तो प्रोडक्शन करने का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा, है ना। नेक्स्ट ट्रेट क्या है, हाई ईल्ड्स। यही तो हमें चाहिए है। इन सब के साथ डिसीज रेजिस्टेंट होना चाहिए, फर्टिलाइजर्स को भी अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड करना चाहिए, क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए और ईल्ड तो हमें चाहिए ही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी भी तरह की इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हो, चाहे वो वैरायटी में हो, चाहे वो प्रोडक्शन में हो, चाहे हम प्रोटेक्शन में किसी भी तरह का मैनेजमेंट कर रहे हो, हमेशा अपने दिमाग में एम हमें याद होना चाहिए कि हमारा एम क्या है, हाई ईल्ड। तभी तो पॉपुलेशन की जो इंक्रीजिंग, एवर इंक्रीजिंग डिमांड है वो हम फुलफिल कर पाएंगे। इतना क्लियर है। नेक्स्ट, one way of incorporating desirable characters into crop varieties is by hybridization। हाइब्रिडाइजेशन को कर लो भाई स्टार मार्क। कई बार एग्जाम्स में डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी जाती है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पे हम क्रॉप वेराइटीज में जो डिजायरेबल कैरेक्टर्स हैं वो हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था कि एक हमारे पास प्लांट है, वो सिर्फ 20 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर जो है वो टॉलरेट कर पाता है। जैसे ही 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया उसने टॉलरेट नहीं किया, प्रोडक्शन हो गया कम। अब हम क्या चाहते हैं इस क्रॉप प्लांट से कि भाई ये हाई टेम्परेचर्स को, थोड़े बहुत जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, 5 डिग्री ज़्यादा हो जाना, 5 डिग्री कम हो जाना, उन टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस को टॉलरेट कर पाए और प्रोडक्शन पे कोई अफेक्ट ना पड़े। तो ये क्या हुआ, टेम्परेचर रेजिस्टेंट हुआ, एक डिजायरेबल क्वालिटी या ट्रेड जो कि मैं डालना चाहती हूँ इस क्रॉप प्लांट में। ये कैसे जाएगी यहाँ पे, तो हम बोलते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन से। हाइब्रिडाइजेशन रिफर्स टू क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, दो ऐसे प्लांट्स जो कि जेनेटिकली डिसिमिलर होते हैं, अलग अलग होते हैं, उनके बीच में क्रॉसिंग होती है। ठीक है, एग्जाम्पल है यहाँ पे आप देख रहे होगे, यहाँ पे एक प्लांट है जो कि है डिसीज रेजिस्टेंट और वहाँ पे दूसरा प्लांट है जिसका है बेटर फ्लेवर, ठीक है, जिसके फ्लेवर्स काफ़ी अच्छे हैं। अब मुझे एक ऐसी वैरायटी चाहिए क्योंकि मेरे लिए डिसीज रेजिस्टेंट भी एक अच्छा ट्रेट है, डिज़ायरेबल ट्रेट है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरा जो नई वैरायटी होगी क्रॉप प्लांट की वो कैसी हो, डिजीज रेजिस्टेंट हो, ताकि मुझे बहुत ज़्यादा पैसा ना इन्वेस्ट करना पड़े।
अगर किसी प्लांट को डिसीज हो जाता है तो काफ़ी इन्वेस्ट करना पड़ता है। फिर इसके बाद में मैं चाहती हूँ कि जो वैरायटी हो क्रॉप प्लांट की उसका फ्लेवर भी अच्छा हो, तभी तो जब मार्केट में वो जाएगा तो लोग उसे पसंद करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे, है ना। तो डिसीज रेजिस्टेंट भी चाहिए है और बेटर फ्लेवर भी चाहिए है। अब मैं चाहती हूँ कि इन दोनों क्रॉप प्लांट की एक ऐसी वैरायटी आए जिसमें कि ये दोनों ट्रेड्स प्रेजेंट हो। तो हम क्या करते हैं, इनकी क्रॉसिंग कर देते हैं। क्रॉसिंग से क्या होगा, जो थर्ड वैरायटी आएगी ना उसमें वो डिजीज रेजिस्टेंट भी होगी और उसका फ्लेवर भी बेटर होगा। ये एक वैरायटी थी, वैरायटी 1, और ये है वैरायटी 2। वैरायटी 1 के पास क्या क्या ट्रेड था, डिजायरेबल ट्रेड, कि वो डिसीज रेजिस्टेंट थी। वैरायटी 2 के पास क्या डिजायरेबल ट्रेड था कि वो उसके जो फ्रूट्स के जो फ्लेवर था वो बेटर था। और अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास एक वैरायटी आए, यानी कि थर्ड वैरायटी, जिसमें इन दोनों वैरायटीज के ट्रेड्स हो। तो क्या किया हमने, क्रॉसिंग कर दिया। इसी क्रॉसिंग के प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स के बीच में क्रॉसिंग की जाती है ताकि जो न्यू वैरायटी फॉर्म हो हाइब्रिडाइजेशन से, क्रॉसिंग से, उसमें डिजायरेबल ट्रेड्स आए। इतना क्लियर है। इसी टॉपिक पे, इसी पॉइंट के बेसिस पे हम बोलते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो होता है 3 टाइप का। कौन कौन सा, इंटर वेराइटल, इंटर स्पेसिफिक एंड इंटर जेनेरिक। इंटर वेराइटल का मतलब ही समझ में आ रहा है कि 2 अलग अलग वेराइटीज के बीच में होगी क्रॉसिंग। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, वीट हो सकता है, राई हो सकता है, या वीट की जगह, वीट के साथ में आप और क्या ले सकते हो, राइस ले सकते हो, ठीक है। वीट के साथ में आप राइस भी ले सकते हो। तो अलग अलग वेराइटीज के बीच में जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो उसे हम कहते हैं इंटर वेराइटल। अब इसके बाद में आता है इंटर स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक क्या होगा, नाम से समझ में आ रहा है, 2 अलग अलग स्पीशीज के बीच में क्रॉसिंग ओवर होना। क्या इसका एग्जाम्पल हम गैस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। भाई गर्मियों का मौसम आने वाला है, एक ऐसा फ्रूट जो हमें बड़ा पसंद होता है और हम वो सिर्फ गर्मियों के मौसम में ही आता है और हमें उसको खाना बहुत अच्छा लगता है। एग्जाम्पल क्या है उसका भाई, कौन है वो फ्रूट, तो वो है मैंगो। मैंगो की हमें कितनी सारी वैरायटीज देखने को मिलती हैं। सभी वैरायटीज तो नहीं हमको अवेलेबल होती हैं, हाँ 2-3 वैरायटीज हमें अवेलेबल होती हैं और उन वैरायटीज को हम बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं पूरे समर सीजन, है ना। तो ये जो डिफरेंट स्पीशीज मिलती हैं मैंगो की, जो हम वैरायटीज की बात कर रहे हैं वो एक्चुअली क्या है, मैंगो की स्पीशीज हैं, है ना। अलग अलग जो हमें स्पीशीज देखने को मिलती हैं मैंगो की, उनके बीच में अगर क्रॉसिंग ओवर होगी तो वो कहलाई जाएगी इंटर स्पेसिफिक, यानी कि जीनस एक ही है, मैंगो ही रहेगा, लेकिन उसकी जो स्पीशीज है वो अलग अलग हो जाएंगी, इसलिए उसको हमने बोला इंटर स्पेसिफिक। और फिर इसके बाद में हम बात कर रहे हैं इंटरजेनेरिक की। तो यहाँ पे अलग अलग जीनस के बीच में दो ऐसे क्रॉप प्लांट जो कि अलग अलग जीनस को बिलोंग करते हैं, उनके बीच में जब क्रॉसिंग ओवर होगी तो उसे हम कहेंगे इंटरजेनेरिक। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, एक ऐसी प्रोसेस हुई जहाँ पे 2 डिससिमिलर, जेनेटिकली डिससिमिलर क्रॉप प्लांट्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर कराई जाती है। क्यों कराई जाती है, ताकि जो प्रोजेनी मिले, जो नेक्स्ट जनरेशन मिले, उसमें डिजायरेबल ट्रेट्स हों, कैरेक्टर्स हों। उसके बेसिस पे जो क्रॉसिंग है वो 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी, इंटरवेराइटल, इंटरस्पेसिफिक एंड इंटरजेनेरिक। इंटरवेराइटल में हमने बोला 2 अलग अलग वेराइटीज के बीच में, जैसे कि वीट राइस के बीच में, वीट राई के बीच में। इसके अलावा इंटरस्पेसिफिक, जीनस एक ही होगा लेकिन स्पीशीज अलग अलग होंगी। एग्जाम्पल, मैंगो की जो अलग अलग स्पीशीज देखने को मिलती है, उनके बीच में अगर क्रॉसिंग कराई जाएगी तो एक और वैरायटी हमें मिल जाएगी, एक और स्पीशीज हमें मिल जाएगी। और इंटरजेनेरिक क्या है भाई, ऐसे 2 क्रॉप प्लांट्स जो कि अलग अलग जीनस को बिलोंग करते हो। इंटरस्पेसिफिक में जैसे हमने बोला कि स्पीशीज अलग थी लेकिन जीनस सेम था। इंटरजेनेरिक में हम बोल रहे हैं कि जीनस भी अलग अलग होगा। इतना क्लियर है आपको। अब another way of improving the crop is by introducing a gene that would provide the desirable characteristic। मतलब कि या तो आप क्रॉसिंग करा दो अलग अलग वेराइटीज, अलग अलग जीनस, अलग अलग स्पीशीज के क्रॉप प्लांट्स के बीच में, या फिर क्या है, एक ही क्रॉप प्लांट आपने लिया है और उसमें आपने एक ऐसा जीन डाला, जो कि हमें पता है, हम प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि
सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के पास होते हैं जीन्स। यही जीन्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर किए जाते हैं। और ये जीन्स कैसे होंगे ट्रांसफर, तो अपने साथ जेनेटिक इंफॉर्मेशन को भी कैरी करते हैं। जेनेटिक इंफॉर्मेशन ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स में देखने को मिलते हैं वही कैरेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में भी देखने को मिल जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे दूसरा मेथड है, फर्स्ट मेथड तो हमने देख लिया हाइब्रिडाइजेशन की, क्रॉसिंग ओवर करा दी। दूसरा मेथड क्या है, दूसरे मेथड में हमने बोला कि एक जीन को इंट्रोड्यूस करा दो, या हम बोल सकते हैं कि एक जीन को क्या कर दो, ऑल्टर कर दो। क्यों ऑल्टर कर दो, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हमारे जीन्स होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, एनिमल हो या प्लांट्स हो, कोई भी जीन्स कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमें क्या चाहिए है, एक डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक चाहिए है। फॉर एग्जांपल डिसीज रेजिस्टेंस का हमें एक वो चाहिए, क्वालिटी चाहिए है, ट्रेट चाहिए है। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा जीन डाल देंगे प्लांट में जो कि उस प्लांट को बना देगा डिसीज रेजिस्टेंट। इतना क्लियर है आपको। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस से जो हमें प्लांट्स देखने को मिलते हैं, क्रॉप प्लांट्स, उसको हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, यानी कि इनको हम GMC भी कह सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ठीक है। और ये जो मॉडिफिकेशन है, इस तरह की मॉडिफिकेशन ये बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी परफॉर्म करते हैं, तो इसलिए GMC को हम कभी कभी GMO भी कहते हैं अगर ये एनिमल्स में परफॉर्म की गई है तो। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, अभी हम बात कर रहे हैं क्रॉप प्लांट्स की, इसलिए हमने क्या बोला, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। क्यों, क्योंकि जीन्स में वेरिएशन किए गए हैं, जीन्स में ऑल्टर किया गया है, या एक नया जीन डाला गया है जो कि डिजायरेबल ट्रेट देगा एक पर्टिकुलर क्रॉप प्लांट को, है ना। तो ये क्या हमने बोला, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जेनेटिकल मॉडिफिकेशन। जीन्स में मॉडिफिकेशन हमने किया है। तो हमने क्या बोला भाई, डिजायरेबल ट्रेट को लाने के लिए किसी भी क्रॉप प्लांट में दो तरीके हो सकते हैं। एक हमने बोला हाइब्रिडाइजेशन, और एक हमने बोला क्या, जेनेटिकल मॉडिफिकेशन। इतना क्लियर है आपको। अब नेक्स्ट पॉइंट, फॉर न्यू वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स to be accepted, it is necessary that the variety produces high yields under different conditions that are found in different areas. अब देखो, हाइब्रिडाइजेशन कर लिया आपने, है ना, मॉडिफिकेशन कर लिया, जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर लिया, न्यू वैरायटी तो आपके पास आ गई। अब ये न्यू वैरायटी तभी एक्सेप्ट की जाएगी जब डिफरेंट एरियाज की डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस में वो हाई यील्ड दे। अगर यील्ड नहीं देगी ज़्यादा तो कोई मतलब नहीं है न्यू वैरायटी को प्रोड्यूस करने का, है ना। हमने न्यू वैरायटी क्यों प्रोड्यूस करी है, क्यों, क्योंकि उसमें हमें डिजायरेबल ट्रेट चाहिए थे, वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो ट्रेट चाहिए थे जो कि बाकी किसी वैरायटी में प्रेजेंट नहीं थे भी तो एक वैरायटी में एक डिजायरेबल ट्रेट, दूसरी वैरायटी में दूसरा डिजायरेबल ट्रेट। तो हमने क्रॉसिंग ओवर करके या जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके हम न्यू वैरायटी लाए ही इसलिए हैं ताकि हमें नए बहुत सारे डिजायरेबल ट्रेट एक ही वैरायटी में हमें देखने को मिल जाए। लेकिन अगर वो वैरायटी अलग अलग एरियाज की अलग अलग कंडीशंस में हाई यील्ड नहीं देगी तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। फिर फार्मर्स वुड नीड टू बी प्रोवाइडेड विद गुड क्वालिटी सीड्स ऑफ अ पर्टिकुलर वैरायटी। सही बात है, फार्मर्स को अच्छी क्वालिटी के सीड्स देने चाहिए। जो भी आपने वैरायटी इम्प्रूव करी है, प्रोड्यूस करी है न्यू वैरायटी जिसमें कि डिजायरेबल ट्रेट्स हैं, उसके अच्छे क्वालिटी के सीड्स देना ज़रूरी है फार्मर्स को। कल्टिवेशन प्रैक्टिसेस एंड क्रॉप यील्ड आर रिलेटेड टू वेदर, सॉइल क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। हमने बेसिक रिक्वायरमेंट्स की जो बात करी थी प्रीवियस वीडियो में, उसमें हमने देखा था कि किस तरह से क्लाइमेटिक कंडीशंस यानी कि वेदर, सॉइल क्वालिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर डिपेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं किसी भी कल्टिवेशन प्रैक्टिस के लिए। Next point, weather conditions such as drought and flood situations are unpredictable. Varieties can be grown in diverse climatic conditions are useful. सही बात है, कुछ नेचुरल कैलामिटीज होती हैं, है ना,
इसके अलावा हम बोलते हैं कि ड्रॉट और फ्लड जैसी सिचुएशंस जो होती हैं, ये भी नेचुरल कैलामिटीज़ हैं, इनको हम प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो क्या होगा, हमने न्यू वैरायटी तो प्रोड्यूस कर ली, लेकिन क्या होगा अगर वो इस तरह की नेचुरल कैलामिटीज़ में ग्रो नहीं कर पाएंगी तो क्या कोई मतलब रह जाएगा इस तरह के इम्प्रूवमेंट करने का? बिल्कुल नहीं रह जाएगा। तो जो भी न्यू वैरायटी इम्प्रूवमेंट करी गई है या जो बनाई है न्यू वैरायटी किसी भी क्रॉप प्लांट की, वो इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं अनप्रिडिक्टेबल नेचुरल कंडीशंस, जैसे कि ड्रॉट हो गया, फ्लड्स हो गया, है ना, उसमें भी वो सक्सेसफुली ग्रो करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार हमें सुनने को मिलता है कि भाई अच्छा खासा कल्टीवेशन हो रहा था, अचानक से सूखा पड़ गया और पूरी जो फसल थी वो बर्बाद हो गई। क्यों बर्बाद हो गई? क्योंकि ड्रॉट जो कि एक नेचुरल कैलामिटी है, उसको किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था कि भाई सूखा पड़ने वाला है। अचानक से क्या हुआ, पड़ा और सारी जो फसल थी वो बर्बाद हो गई। इस तरह की सिचुएशन नहीं आनी चाहिए, वरना मतलब ही क्या है इम्प्रूवमेंट करने का, है ना। तो जो न्यू वैरायटी लेकर आएंगे हम, जो इम्प्रूवमेंट करेंगे वैरायटी में, वो कैसा होना चाहिए? वो कुछ इस तरह का होना चाहिए कि नेचुरल कैलामिटीज़ में भी वो न्यू वैरायटी विथस्टैंड कर पाए, है ना, डिस्ट्रॉय ना हो, डैमेज ना हो पूरा क्रॉप। इसलिए बहुत ज़रूरी है सबसे पहले तो जो न्यू वैरायटी आई है वो डिफरेंट एरियाज़ की डिफरेंट कंडीशंस में ग्रो करे और नेचुरल कैलामिटीज जैसे कि ड्रॉट और फ्लड्स को भी विथस्टैंड करे, फसल बर्बाद ना हो। सॉइल और वाटर की अवेलेबिलिटी और वेदर कंडीशंस भी कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस को जो है इन्फ्लुएंस करती है, क्रॉप फील्ड ईल्ड को भी इन्फ्लुएंस करती है। इसके अलावा फार्मर्स को गुड क्वालिटी के सीड्स देने चाहिए। एक पर्टिकुलर वैरायटी के सीड्स की क्वालिटी अच्छी होगी तो उनसे निकलने वाले जो क्रॉप प्लांट्स होंगे उनकी क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी, राइट। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ लिया है, करते हैं क्विक रीकैप। सबसे पहले हमने बोला कि क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट का जो एम है, जो अप्रोच है, वो क्या है। तो हम बोलते हैं कि ऐसी क्रॉप वैरायटी को फाइंड आउट करना जिसकी ईल्ड अच्छी हो। ईल्ड अच्छी क्यों हो? क्योंकि हमें एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की डिमांड को फुलफिल करना है। नेक्स्ट, अब कौन कौन से डिज़ायरेबल ट्रेड्स थे जिनके लिए वैरायटी में इम्प्रूवमेंट किया जा रहा था? तो हमने बोला डिजीज रेजिस्टेंस, रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स ने अपना काम कर दिया, ग्रोथ एनहेंस करने के लिए न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर दिए, लेकिन अगर प्लांट्स ने उन न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब ही नहीं किया तो क्या एनहेंस हो पाएंगे प्लांट्स? बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। वो जिस स्पीड से, जिस पेस से ग्रो कर रहे थे उसी से करते जाएंगे। तो इस तरह की वैरायटी की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसी वैरायटी चाहिए है जो कि फर्टिलाइजर्स को प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करे। नेक्स्ट, प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और ईल्ड भी अच्छी होनी चाहिए। ये कुछ डिज़ायरेबल ट्रेड्स हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है कि इम्प्रूवमेंट, वैरायटी में इम्प्रूवमेंट करा ही क्यों जा रहा है। तो इन डिज़ायरेबल ट्रेड्स के लिए नेक्स्ट, वन वे ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स इनटू क्रॉप वेराइटीज इज बाय हाइब्रिडाइजेशन। अब हमने फिर दो मेथड्स पढ़े थे जिसकी हेल्प से हम क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। एक था हाइब्रिडाइजेशन और एक था जेनेटिकल मॉडिफिकेशन। हाइब्रिडाइजेशन में हमने क्या पढ़ा था कि दो अलग अलग जेनेटिकली डिसिमिलर क्रॉप प्लांट्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर की जा रही थी। क्रॉसिंग ओवर भी फर्दर हमने 3 टाइप की देखी थी। कौन कौन सी? इंटरवेराइटल, इंटरस्पेसिफिक और इंटरजेनेरिक। इंटरवेराइटल क्या थी? दो अलग अलग वेराइटीज़ के बीच में क्रॉसिंग ओवर थी। एग्जाम्पल व्हीट एंड राई। इंटर स्पेसिफिक कौन सी थी? अलग अलग स्पीशीज़ के बीच में। फॉर एग्जांपल मैंगो की बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं, उनके बीच में अगर किसी 2 पर्टिकुलर स्पीशीज़ के बीच में क्रॉसिंग ओवर की गई है तो एक थर्ड वेराइटी और मिल जाएगी हमें। जीनस एक ही है, स्पीशीज़ अलग है। और इंटरजेनेरिक मतलब क्या कि जीनस ही अलग अलग है। फिर अनदर वे क्या हमने पढ़ा था? तो हमने पढ़ा था जेनेटिकल मॉडिफिकेशन। एक जीन एक पर्टिकुलर क्रॉप प्लांट में क्रॉसिंग ओवर नहीं कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर जीन, क्योंकि हमें पता है जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रैवल करते हैं, ट्रांसफर होता है उनका पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। तो बहुत अच्छा है ना कि अगर पेरेंट प्लांट में ही किसी तरह का जीन डाल दिया जाए, फॉर एग्जांपल डिसीज रेजिस्टेंस का जीन डाल दिया जाए, तो इनसे मिलने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन होगी G1 G2 में जो नया प्लांट आएगा, क्रॉप प्लांट आएगा, उसके पास भी क्या होगा? डिसीज रेजिस्टेंस की एबिलिटी होगी, है ना। तो सबसे अच्छा क्या है
कि जीन इनकॉर्पोरेट कर दो या जीन को ऑल्टर कर दो जो कि डिजायरेबल ट्रेट दे देगा उस पर्टिकुलर क्रॉप प्लांट को, और यही ट्रेट नेक्स्ट जनरेशन में भी आ जाएगा। विन विन सिचुएशन हो गई कि फर्स्ट जनरेशन में हमें बस काम करना पड़ा था, डिजायरेबल ट्रेट डालना पड़ा था, नेक्स्ट जनरेशन में ऑटोमेटिकली वो ट्रेट आ गया। ठीक है, और इस तरह की क्रॉप्स को हम क्या कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जीएमसी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये कुछ पॉइंट्स थे हमारी एनसीईआरटी ने मेंशन करे थे कि न्यू वैरायटी तभी हम उसको एक्सेप्ट करी जाएगी जब वो डिफरेंट रीजन्स की डिफरेंट कंडीशंस में सक्सेसफुली ग्रो करेगी, इतने अच्छे से ग्रो करेगी कि उसकी ईल्ड कैसी हो, ज़्यादा हो। ठीक है, इसके अलावा जो नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं जैसे कि ड्रॉट्स वगैरह और फ्लड्स वगैरह, उनको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो ऐसी सिचुएशन ना आए कि सूखा पड़ने से पूरी फसल बर्बाद हो जाए, इसके लिए क्या ज़रूरी है, ऐसी वेराइटीज़ वहाँ पे ग्रो करी जाएं जो कि इस तरह की नेचुरल कैलेमिटीज़ को विथस्टैंड कर पाए। इसके अलावा फार्मर्स को अच्छी क्वालिटी के सीड्स देने चाहिए पर्टिकुलर वेराइटी के, और कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस और क्रॉप यील्ड को और कौन इन्फ्लुएंस करता है, वेदर, सॉइल क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं जो कि क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं या उसके अंदर आते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। अब क्या करना है, आपको कंप्लीट कोर्स के लिए मैग्नेट ब्रेन्स प्लस में अपग्रेड करना है, और इस टॉपिक के नोट्स आपको अवेलेबल हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर magnetbrains.com पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।